ओके सो बच्चों, पिछले सेशन में हमने क्या कंप्लीट किया था? द आइडिया ऑफ द 5 किंगडम्स, 5 बायोलॉजिकल किंगडम्स जो हमने बात की थी, राइट? एंड उन 5 किंगडम्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई, उन 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ विच कैरेक्टर्स वी हैड स्पोकन अबाउट दिस, राइट? वी स्पोक अबाउट सेल वॉल, वेदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट, then whether the cell type is prokaryotic or eukaryotic. If the cell wall is present, what is it made of? Like जैसे कि सेल्यूलोज से बना हुआ है तो प्लांट सेल है, चिटिन से बना हुआ है तो फंगस है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है तो मोनेरा है, उस तरह से. उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट. मैंने वहाँ पे क्या बोला था? डबल मेम्ब्रेन होती है. क्या बोला था उसको अपन ने? न्यूक्लियर एनवेलप बोला था, राइट? उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हमने डिविजन ऑफ लेबर की बात की थी. Organ systems dedicated to particular functions. And last was mode of nutrition that we had discussed. Autotrophic and heterotrophic. उसमें saprophytic main था किसके लिए? फंगस के लिए. और ऑटोट्रोफिक जो था, फोटो ऑटोट्रोफिक था, वो प्लांट्स के लिए था. और मोनेरा किंगडम में फोटो ऑटोट्रॉस एज वेल एज कीमो ऑटोट्रॉस ये भी था, राइट? ये होलोजोइक भी मार्क करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था. तो ये सारे फंडामेंटल आइडियाज थे, ये कैरेक्टर्स थे ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस होल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज मेड, राइट? ऑल्सो वी हैड डिस्कस्ड कौन था साइंटिस्ट जिसने बताया था ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, दिस हैज कम अप लाइक 10 टाइम्स ऑलरेडी. क्या नाम था उनका? R.H. विटैकर. क्या नाम था? R.H. विटैकर, राइट? कौन से 5 किंगडम थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, है ना? ओके. नाउ बिफोर दिस आइडिया, बिफोर द 5 किंगडम्स, वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड कि पहले 2 किंगडम से चालू किया था ना, लीनियस. पहले एरिस्टोटल ने बताया प्लांट्स एनिमल्स करो, फिर लीनियस ने बोला अच्छा 2 किंगडम करो वगैरह, है ना? इसके पैरेलल ये जो 5 किंगडम सिस्टम चल रहा है, इसके पैरेलल और एक 3 डोमेन सिस्टम भी चलता है, ठीक है? एक 3 डोमेन सिस्टम भी चलता है. जरा इसकी भी बात करते हैं. 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है? इसका क्या फंडा है? ये जो 3 डोमेन सिस्टम है, ये बोलता है कि भाई जो आपका मोनेरा किंगडम है, कौन सा वाला? पहला वाला, ये देखो, ये वाला मोनेरा जो किंगडम है, इसको आप 2 डोमेन्स में डिवाइड करो. मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, और बाकी 5 जो बच गए, वो बोलोगे सर बाकी 5 कैसे बचे? ठीक है, एक 6th किंगडम भी आता है ना, क्रोमिस्टा, पिछली बार बोला था, है? तो वो जो बाकी जो यूकैरियोटिक सारे किंगडम्स बच जाते हैं, उनको एक अलग डोमेन में डाला जाता है. और ये डोमेन्स बेसिकली उन्होंने कैसे बनाए? वो लोग ने यूकैरिया एक तो डोमेन बना दिया जिसमें सारे यूकैरियोटिक आ गए. अब ये कैसे है फंडा, इसका सर समझना. अगर आप देखो यहां पर, तो ये चारों किंगडम में यूकैरियोटिक सेल है. बोलो हाँ कि ना? है ना? मोनेरा छोड़ के बाकी चारों में यूकैरियोटिक सेल्स है. बोलो हाँ कि ना? तो ये सारे किंगडम को उन्होंने बोला आप एक बड़े ग्रुप में डाल दो, डोमेन. तो डोमेन जो है वो एक ऐसा बन गया, एक कलेक्शन बन गया कि सारे यूकैरियोटिक सेल्स को उसमें डालो, और वो डोमेन को ही उन्होंने यूकैरिया बोला. पर वो हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, सो डू नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट एंड गेट कंफ्यूज्ड. अच्छा, और एक सवाल ये आता है कि सर डोमेन किंगडम से बड़ा है कि किंगडम से छोटा है? तो भाई इसका कोई फिक्स्ड ये नहीं है. कैसे? कि मोनेरा किंगडम के अंदर डोमेन 2 आ रहे हैं, मोनेरा के अंदर 2 डोमेन आ रहे हैं. अभी उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आर्किया होता है और वो सब, ठीक है? मोनेरा किंगडम के अंदर ही 2 डोमेन आ रहे हैं, और यूकैरिया डोमेन के अंदर 4 किंगडम आ रहे हैं. कौन से? प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, और अगर लास्ट एक और वो एक्स्ट्रा वाला भी डालना है, क्रोमिस्टा भी डाल सकते हैं. इसका ये मतलब है कि डोमेन सिस्टम से बड़ा है या छोटा है, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू, इस बात की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. मोनेरा के केस में डोमेन किंगडम के अंदर आता है, किंगडम के नीचे आता है, और बाकी सबके केस में डोमेन के अंदर किंगडम आते हैं. ठीक है? तो ये पूछना थोड़ा सा स्टूपिड होगा कि डोमेन किंगडम से बड़ा है या छोटा है, वो डिपेंड्स ऑन द केस. क्या ये बात सबको समझ में आई? यस, ओके. तो यहां पर बन जाता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन.
यहाँ पर बन जाता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6th किंगडम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, क्रोमिस्टा भी होती है ना। ओके, सो नाउ हमारा डिटेल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डेडिकेटेड है, ये मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ, तो हम लोग उसके बारे में ही बात करेंगे। और उसके बारे में बात करते वक्त हमें कुछ बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को पहले क्लियर आउट करना पड़ेगा। वो क्लियर आउट क्यों करना पड़ेगा ज़रा समझते हैं, ध्यान से देखिए। स्कूल लेवल पे आपको ये सिखाया गया है कि भाई एल्गे नाम की एक चीज़ होती है, सबने सीखा है ना, सुना है ये एल्गे। कौन से कलर के होते हैं एल्गे जनरली आप जब इमेजिन करते हो एल्गे तो ग्रीन होते हैं, राइट। अपन आजकल जैसे मॉनसून का सीजन चल रहा है, बारिश के टाइम पे ना, तो बोलते हैं ना बाहर एल्गे बहुत हो गए ग्रीन कलर के, है ना, जहाँ पर बारिश का पानी जमा हो गया या वगैरह। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया है एल्गे का, जो स्कूल में हमने बहुत बेसिक फंडामेंटल पढ़ा था। बट अगर आपको कोई पूछे कि एल्गे की किंगडम कौन सी आएगी, तो बिकॉज आपने ग्रीन कलर का देखा हुआ है तो आप आंख बंद करके बोल दोगे कि ठीक है प्लांट किंगडम, सीधी बात है कि नहीं। तो मैं अगर आपको बोलूं कि अच्छा एल्गे ब्राउन कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, ये सब अभी हम सीखेंगे। अभी ब्राउन रेड अलग अलग कलर के एल्गे होते हैं। अगर हम ये बोलें कि हमारे पास रेड एल्गे भी होते हैं और अलग ब्राउन एल्गे वगैरह वगैरह, बहुत सारे एल टाइप के एल्गे होते हैं। जैसे आपने सिर्फ ग्रीन देखे होंगे, बट ऑब्वियसली बहुत सारे होते हैं, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको जो ये बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे, तो आप क्या सोचोगे कि ये कौन सी किंगडम में आएगा। अगर एल्गे प्लांट किंगडम में आता है तो ब्लू ग्रीन एल्गे कहाँ आएंगे, ये नाम सुन के आपको लगेगा कि हाँ ये भी प्लांट किंगडम में आने चाहिए, बरोबर है ना। पर ये एक्चुअली मोनेरा में आते हैं, है ना। और ऐसी बहुत सारी बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक्स थी जो पहले पुराने क्लासिफिकेशन में हुआ करती थी कि भाई अच्छा ये ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ऑटोट्रोफिक है, तो उसको उठा के प्लांट में डाल दो, नाम रख दो एल्गे। बट बाद में पता चला कि यार इसमें प्लांट के तो कोई फीचर ही नहीं है, इसमें कोई रूट स्टेम लीफ जैसा कुछ नहीं है और बाकी सब कुछ भी फीचर नहीं है, तो सिर्फ एक फीचर के बेसिस पे हम लोग उसको थोड़ी क्लासिफाई कर सकते हैं। सही बोल रहे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि देयर वर सर्टेन मिसप्लेस्ड ऑर्गेनिजम्स अर्लियर। जब तक ये 5 पूरी किंगडम की सिस्टम को अच्छे से क्रिएट नहीं किया गया था, बहुत सारे मिसप्लेस्ड ऑर्गेनिजम्स थे। एल्गे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जहां पर हम देखेंगे कि देयर वाज मिसप्लेसमेंट ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, और ये एग्जांपल्स भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने, ठीक है। तो चलो एक बार उसके बारे में भी बात करते हैं। अर्लियर सिस्टम्स में फंगस को भी प्लांट में डाल देते थे, एल्गे को भी प्लांट में डाल देते थे, सबको प्लांट्स में डाल दिया था, मॉसेस को भी। बट उसके बाद पता चला कि भाई ऐसा फंडा नहीं चलेगा कि अच्छा सेल वॉल है तो सबको प्लांट में डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहां पर नए सिस्टम में क्या हुआ, ध्यान से देखना। ब्लू ग्रीन एल्गे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम में क्या आ रहा है, एल्गे आ रहा है, बात समझो। इनके नाम में क्या आ रहा है, एल्गे आ रहा है, लेकिन ये रियल में क्या है बच्चों, ये साइनोबैक्टीरिया है। क्या है ये रियल में बच्चों, साइनोबैक्टीरिया। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गे नाम से एल्गे है, बट रियल में क्या है, रियल में क्या है, ये बैक्टीरिया। एंड द वर्ड साइनो मीन्स व्हाट, साइनो मीन्स ब्लू। द वर्ड साइनो मीन्स ब्लू, तो नाम से ही पता चल गया, अच्छा साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू वाले बैक्टीरिया, इसलिए नाम क्या रखा, ब्लू ग्रीन एल्गे, राइट। तो ब्लू ग्रीन एल्गे ये प्लांट में से निकाल के मोनेरा में डाल दिए गए, प्लांट में से निकाल के मोनेरा में डाल दिए गए, ठीक है। पहले क्या था गलती, पहले एल्गे को उठा के वो लोग ने प्लांट में डाल दिया था, क्यों, क्योंकि सिर्फ वो अपना खाना खुद बनाते थे, यानी कि ऑटोट्रोफिक थे। अच्छा, और एक गलती थी पहले, क्लैमिडोमोनास एंड स्पाइरोगेरा वर अर्लियर प्लेस्ड अंडर एल्गे। पहले ना पुराने टाइम में क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगेरा जो है वो एक साथ रख दिए जाते थे,
बट ऑब्वियसली लेटर वी फाउंड आउट कि सबकी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हैं, कोई मल्टीसेल्युलर है, कोई यूनिसेल्युलर है. दैट्स व्हाई दे हैव टू बी प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स. एंड दिस इज द होल आइडिया ऑफ हाउ द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकेम बेटर विद टाइम. धीरे धीरे टाइम के साथ ये सिस्टम बेहतर होते गया, है ना. और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आई थी कि फंगाई के सेल वॉल में चिटिन होता है. ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, याद है सबको. चिटिनस सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई, जबकि ग्रीन प्लांट्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती थी. ग्रीन प्लांट्स में क्या होता था? सेल्यूलोज वाली सेल वॉल होती थी. तो सेल वॉल फंगस के पास भी है और प्लांट्स के पास भी है, बरोबर है. फंगस के पास जो सेल वॉल है उससे वो किससे बनी हुई है? वो चिटिन से बनी हुई है. किससे बनी है? चिटिन. बहुत लोग इसको काइटिन भी बोलते हैं, ठीक है. और जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं हमारे प्लांटे किंगडम के, उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है बच्चों? उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है. क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, सेल्यूलोज जिन बच्चों को नहीं पता बता दूं कि एक टाइप का वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. आप जो पेपर यूज करते हो लिखने के लिए, जैसे पेपर है, ठीक है, तो वो पेड़ की जो बार्क है या जो उसका वुड है उसका पल्प बना के बनता है, मालूम है ना. पेपर कैसे बनता है? पेड़ काट के उसकी बार्क या उसकी जो पेड़ का जो वुड है, लकड़ा है, उसको पल्प बना के फिर पेपर बनाया जाता है, ठीक है. तो वो मटेरियल बेसिकली सेल्यूलोज है. वो मटेरियल क्या है? बेसिकली सेल्यूलोज. तो कोई आपको पूछे कि भाई पेपर की कॉम्पोजिशन क्या है, तो क्या होती है? ये सेल्यूलोज होती है. तो मुझे बताना कि पेपर ऑर्गेनिक हुआ कि इनऑर्गेनिक? ऑब्वियसली ऑर्गेनिक, है ना. इसलिए तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है ना. अपन पेपर अगर बाहर फेंक देंगे तो थोड़े टाइम बाद वो मॉइस्चर वगैरह से या बायो इसमें एटमॉस्फेयर में गल जाएगा, खत्म हो जाएगा. प्लास्टिक नहीं गलता है कि नहीं. तो सेल्यूलोज का वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, ठीक है. मैं आपको सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में, what kind of structure cellulose has and how it is formed and everything, okay. तो on all this basis फंगाई को अलग किंगडम में डाला गया, ऐसे ही. तो और सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड अंडर मोनेरा. तो मोनेरा में सारे क्या आ गए? प्रोकैरियोटिक आ गए, ठीक है ना. और उसके बाद फिर क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब अलग से आ गए. एंड ऑन दिस बेसिस नाउ वी हैव दी करंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. कि हमने वो जो छोटे छोटे मिस्टेक्स थे पुराने सिस्टम्स के, वो सारे मिस्टेक्स को हमने करेक्ट करके अब हर ऑर्गेनिज्म को अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखा, ठीक है बच्चों. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर एक है जिसमें कुछ नए वर्ड्स है, वो आपको समझने हैं. देखो, कुछ टर्म्स यहां पर हैं जो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वेरी नाइसली एंड प्रॉपरली, ओके. देखो यहां पे, अ क्लासिफिकेशन सिस्टम रिफ्लेक्ट्स मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है. फाइलोजेनेटिक रिलेशन, हर एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है. मॉर्फोलॉजिकल का मतलब, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना. एक्सटर्नल अपीयरेंस को स्टडी करना इज मॉर्फोलॉजी, बरोबर है. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, चलो ठीक है. अपीयरेंस नहीं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, अपीयरेंस भी बोल सकते हो. दैट इज मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज फिजियोलॉजी? इज स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ हाउ एन ऑर्गन फंक्शंस, ठीक है. स्टडी ऑफ फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये स्टडी करना है कि हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तो कैसे कर रहा है ना. हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसके अंदर ब्लड कहाँ से आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा. जब मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, फंक्शन स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम स्टडीइंग फिजियोलॉजी. क्लियर है बच्चों?
जब मैं हार्ट का स्ट्रक्चर आपको डिफाइन कर रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ अच्छा कि अच्छा ये पर्सन है, इसका हार्ट है, ठीक है, तो वो पर्सन का बाहर से जो स्ट्रक्चर है वो मॉर्फोलॉजी, हार्ट का स्ट्रक्चर कट करके चेक किया तो एनाटॉमी, लास्ट टाइम बताया था एनाटॉमी, फिर उसका फंक्शनिंग स्टडी किया कि वो फंक्शन कैसे कर रहा है तो फिजियोलॉजी। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? ध्यान से सुनना, मॉर्फोलॉजी वर्ड क्या होता है, फिजियोलॉजी वर्ड क्या होता है, एनाटॉमी वर्ड क्या होता है। अच्छा, फिजियोलॉजी हो गया, रिप्रोडक्टिव पता है आपको, रिप्रोडक्शन। फाइलोजेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या? फाइलोजेनी, स्टडी ऑफ द प्रीवियस जनरेशंस, ओल्ड जनरेशंस, ठीक है। और एक और वर्ड होता है बायोलॉजी में, वो है ऑन्टोजेनी, यह है आने वाली वेरिएशंस, यानी कि न्यू जनरेशन। अपन हिंदी में जैसे बोलते हैं ना पीढ़ी, जैसे आपके प्रीवियस जनरेशंस कौन है, आपके दादा परदादा वगैरह, आपकी आने वाली जनरेशन तो आपके बच्चे, उनके बच्चे, राइट। इसका मतलब प्रीवियस जनरेशन और न्यू जनरेशन दोनों की स्टडी आपस में करना, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फाइलोजेनी, स्टडी ऑफ फाइलोजेनी। क्या ये बात सबको समझ में आई? ध्यान से सुनना। यानी कि आप डायनासोर को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि लिजर्ड के स्ट्रक्चर में क्या आज दिखना चाहिए, आपको पता चलेगा कि लिजर्ड के स्ट्रक्चर में क्या दिखा। क्यों? क्योंकि हमने ये एस्टेब्लिश किया हुआ है कि डायनासोर और लिजर्ड के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन फाइलोजेनेटिक बेसिस, ठीक है बच्चों? यस। और आने वाली जनरेशन में क्या होगा? ऑन्टोजेनी होगा। क्या होगा? ऑन्टोजेन, राइट। ओके, नाउ वी गो टू इंडिविजुअल किंगडम्स। एक एक किंगडम को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। पहला कौन सा हमारा किंगडम? मोनेरा। सबसे पहली लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, किंगडम मोनेरा में आते हैं सिर्फ अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया। देयर आर मेनी मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इन स्कूल यू हैव लर्नड अबाउट बैक्टीरिया। व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट बैक्टीरिया इन स्कूल? कि उनके चार जो एटलीस्ट शेप्स, तो वो तो सब बच्चों को पता होता है, बेसिक शेप सबको मालूम है ना। चार बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया कौन से होते हैं बच्चों? कोकस, दैट इज स्फीयर, Bacillus, that is rod shaped, Vibrium, that is comma shaped, and Spirillum, that is spiral shaped. Yes? इसके प्लूरल फॉर्म्स देखकर कंफ्यूज मत होना। कोकस सिंगुलर है, कोकाई प्लूरल है, बैसिलस सिंगुलर, बैसिलाई प्लूरल है, बहुत सारे। विब्रियम सिंगल है, विब्रियो प्लूरल है, और स्पिरिलम सिंगल है और स्पिरिला प्लूरल है। इनके शेप्स को ना आप सीधा बेसिक जब हम लोग ड्रॉ करके समझ सकते हैं ना। स्फीयर होगा तो ये क्या है? कोकस। गोल होंगे तो क्या होंगे? कोकस। रॉड शेप होंगे तो क्या होंगे? बैसिलस, ठीक है। कॉमा शेप होंगे तो विब्रियो और विब्रियम, और स्पाइरल शेप होंगे तो स्पिरिलम, यानी कि स्पाइरिला। क्लियर है ना? ये तो बेसिक आइडिया हो गया कि भाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरा के सोल मेंबर्स, मतलब ओनली मेंबर्स हैं, और इनकी चार वैरायटी इनके शेप के ऊपर है। अच्छा, व्हाट आर द यूनिक थिंग्स अबाउट बैक्टीरिया? मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक एक लाइन में एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बॉस, आप देख सकते हो। आपको वो एमसीक्यूज में नीट में पूछेगा, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया? दे आर द ओनली मेंबर्स ऑफ मोनेरा, यस। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स, यस, है ना। और दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स। कौन से शेप? विच ऑफ दिस इज नॉट अ शेप ऑफ बैक्टीरिया? ऐसे चार में से ये तीन दिए रहेंगे, कोई एक एक्स्ट्रा रॉन्ग आंसर दिया रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी के वो क्वेश्चन इसमें से बनाएगा, बहुत ध्यान से सुनना।
बैक्टीरिया ऑल्सो अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। मतलब कि हॉट डेजर्ट हो, कोल्ड माउंटेन प्लेस हो, द डीपेस्ट ऑफ ओशियंस हो, तो ये सबसे ज़्यादा अडेप्टेड हैं इन सर्वाइविंग इन एनी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, इन एनी काइंड ऑफ हैबिटेट। ठीक है, इन एनी काइंड ऑफ हैबिटेट आपको बैक्टीरिया जरूर देखने मिलेंगे, राइट। 4 शेप्स कौन से थे? कोकस, बैसिलस, विब्रियम एंड स्पिरुलम। यहाँ पर 4 बहुत ही बेसिक डायग्राम टाइप आपको दिखाए हुए हैं, सिंपल है। अब इनका सब क्लासिफिकेशन क्या है जरा ये देखते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया ना कि बैक्टीरिया यानी किंगडम मोनेरा में डोमेन्स हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसकी बात करेंगे। Bacterial structure is very simple, but behavior is complex. अभी बताया मैंने प्रोकैरियोट्स हैं। पहली बात तो ये कि मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोट्स होते हैं, सबसे सिंपल सेल, अनडेवलप्ड, न्यूक्लियस भी ढंग से डेवलप नहीं है, सेल भी ढंग से डेवलप नहीं है, पर इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी जगह पे, किसी भी एटमॉस्फेयर में सर्वाइव हो सकते हैं। ये भी बात सही है। तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर सिंपल है पर बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। पहली बात तो ये, ठीक है ना। दूसरी बात, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक, नॉट ऑल, सम आर ऑटोट्रोफिक। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले नाम बताया था, कौन से वाले? ब्लू, ग्रीन, एल्गे। एल्गे नाम क्यों दिया उनको? क्योंकि वो ऑटोट्रोफिक है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि एल्गे प्लांट किंगडम में थे, और प्लांट किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बच्चों? कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, है ना। सो इसीलिए बिकॉज ऐसे बैक्टीरिया पाए गए, वी फाउंड सच बैक्टीरिया दैट वर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई वी प्लेस देम इन द कैटेगरी ऑफ एल्गे, एंड दैट्स व्हाई द नेम दे गॉट एज एल्गे, राइट। मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। Is this being understood by everybody? Now, इसमें ऑटोट्रोफिक भी 2 टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। तो जरा यहां देखते हैं, बात करते हैं जरा इसके बारे में। ऑटोट्रोफ्स 2 टाइप के होते हैं, कौन से? फोटो ऑटोट्रोफ्स एंड कीमो ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, फोटो, कीमो। इसका मतलब क्या है? फोटो का मतलब क्या है? यूजिंग सनलाइट, है ना, यूजिंग लाइट। एंड कीमो का मतलब यूजिंग केमिकल्स। अभी प्लांट्स, इसमें से कौन सी वैरायटी के होते हैं प्लांट किंगडम इज ओनली फोटोसिंथेटिक, बट बैक्टीरिया फोटो भी हो सकते हैं, कीमो भी हो सकते हैं। सिंपल बात हो गई बच्चों, या तो मतलब लाइट भी यूज कर सकते हैं या केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए तो जब हम लोग खाना रखते हैं और उसमें फंगस लग जाता है या बैक्टीरिया लग जाते हैं, बेसिकली कीड़े, माइक्रोब्स लग जाते हैं ना। खाना सड़ना मतलब क्या है? उसमें माइक्रोब्स होना है कि नहीं। वो क्या कर रहे हैं कि जो खाने में जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो केमिकल्स हैं, जो फूड में जो ये है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स, उसके ऊपर वो फीड करके अपना खुद का खाना बना रहे हैं। सिंपल बात है। जैसे कि आप अगर मिल्क रख देते हो और वो मिल्क का दही बन जाता है, तो क्या हो रहा है? वो बैक्टीरिया उसके अंदर काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, जस्ट एक एक्स्ट्रा नोट कर लेना, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? नाम सुना होगा आप लोगों ने इसका। मिल्क टू कर्ड अगर कन्वर्शन है तो कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है बच्चों? लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है? क्या नाम होता है उसका? लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टो क्यों? लैक्टो जो है ना वो मिल्क शुगर होता है ना। लैक्टो जो है वो मिल्क शुगर होता है। तो लैक्टोबैसिलस से नाम आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। बैसिलस से क्या पता चला? कि वो रॉड शेप का बैक्टीरिया है।
और लैक्टो से क्या पता चला कि भाई मिल्क में है, तो मिल्क टू कर्ड आपको कोई पूछेगा कर्डलिंग ऑफ मिल्क तो आप बोलोगे लैक्टोबैसिलस। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी अपन करते रहेंगे बीच बीच में। अच्छा, तो इसको मैं यूजफुल बैक्टीरिया बोलूँ कि हार्मफुल बैक्टीरिया बोलूँ? ऑफ कोर्स यूजफुल बैक्टीरिया बोलूँगा। सारे बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं क्या? नहीं भाई, बहुत सारी बीमारियां भी होती है ना बैक्टीरिया, तो पता ही है अपने को, है कि नहीं? कुछ यूजफुल होते हैं और बहुत सारे, मेजॉरिटी एक्चुअली आपको हार्मफुल भी मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़े बहुत यूजफुल मिलते हैं, उनके बारे में हम बात करते रहेंगे बीच बीच में। Vast majority of bacteria are heterotrophs, means they will depend on other sources first. Some are photosynthetic, but majority are heterotrophs. क्लियर होगी बात? अब मोनेरा के एक सब पार्ट पे आते हैं, मोनेरा किंगडम के एक सब पार्ट पे आते हैं। कौन से वाले? आर्की बैक्टीरिया। हर एक के बाजू में अपन वर्ड्स लिखते जाएंगे ताकि आप जब पढ़ो अपनी टेक्स्ट बुक में लिखते जाना, ताकि जब आप उसको लर्न करो, रीड करो, तो आपको मीनिंग सामने सामने मिल जाए। जैसे कि द वर्ड आर्की, आर्की मतलब बच्चों, आपने आर्की वर्ड कहाँ सुना? आर्कियोलॉजिस्ट सुना? आर्कियोलॉजिस्ट सबने? तो आर्की का मतलब क्या होगा सोचो? वेरी ओल्ड और प्रिमिटिव, है ना? आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? वो जमीन में से खोद के पुराने जमाने के वो निकालता है ना, अवशेष, है ना? आप लोगों ने स्कूल में हिस्ट्री में हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा होगा। पुराने टाइम की वो लोग ने जमीनें खोदी, मूर्ति मिली, पुराने कॉइन्स मिले। ऋतिक रोशन की पिक्चर भी है मोहनजोदारो, है ना? वेयर इज मोहनजोदारो बाय द वे? It was in India at one point. Now where is it? Now it's in Pakistan. है ना? Where many people don't know this. It was in India in the British era, obviously, and then after partition it went to Pakistan. ठीक है? चलो. So archaea bacteria. Archaea means very old और primitive. तो बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के भी दो प्रकार हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब एकदम पुराना, मतलब कि आप सोचो प्रोकैरियोट एकदम गरीब और आर्की बैक्टीरिया और सुपर गरीब और भी एकदम खत्म, उसमें मतलब प्रोकैरियोट में भी एकदम प्रिमिटिव, समझ रहे हो? लेकिन इनका फायदा ये है, बिकॉज दे आर सो सिंपल, दे कैन सर्वाइव एनीवेयर, any habitat. Just to give you an example, they've given you 3 different examples, very important ones. They live in some of the most harsh habitats. Habitats का मतलब आप बोल सकते हो एक एरिया with its climatic conditions is called habitat. जैसे aquatic, पानी में रहेगा तो aquatic habitat हो गया उसका, है ना? पेड़ पे रहेगा तो arboreal हो गया, लैंड पे रहेगा तो टेरेस्ट्रियल जैसे हम लोग हैं, है ना? हवा में उड़ेगा तो एरियल, वैसे। ओके, तो हार्श हैबिटेट्स में ये रहते हैं। अब हार्श हैबिटेट्स क्या हैं, इसमें कौन से एग्जांपल्स हैं? एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में। किधर रहते हैं? एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में, हॉट स्प्रिंग्स में एंड मार्शी एरियाज में। 3 जगह दी हुई है, कौन सी? extremely salty areas, hot springs and marshy areas. अब ये तीनों का फंडा जरा समझते हैं। The word salt means और salty basically is halo. क्या है? हैलो। आप बोलोगे सर हम लोगों ने हैलोजन किया केमिस्ट्री में, उसका क्या लेना देना? तो ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको। सॉल्ट जनरेटर्स जो होते हैं उनको हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं केमिस्ट्री में। किया है ना हमने ये बच्चों? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हैलोफाइल्स क्या हो गए फिर? देखो, जो सॉल्टी एरिया में रहना पसंद करें वो हो गए हैलोफाइल्स। कितना सिंपल हो गया देखो। आपको सिर्फ बेसिक वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे मैंने देखा रट्टा मारते हैं, क्या याद करके जाओगे आप? हैलो मीन सॉल्ट। केमिस्ट्री में भी काम आएगा, यहां भी इसका काम आएगा, ठीक है? अच्छा, फिलिक का मतलब, फिलिक
फिलिक, फाइल, फाइल मीन्स जैसे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक ऐसा बोलते हैं ना अपन, फिलिक एंड फोबिक बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है बच्चों? फिलिक का मतलब होता है लविंग और अट्रैक्टेड टू, और फोबिक का मतलब आपको फोबिया, किसी चीज का फोबिया होता है, उसका मतलब क्या है? किसी चीज से आप दूर भागते हो, उससे डरते हो, है ना, तो हेटिंग और फियरिंग। समझ में आ रहा है? अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हाइड्रोफोबिया है, कुत्तों को जब रेबीज हो जाता है उनको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पता है ना? डॉग्स व्हेन दे गेट रेबीज दे गेट हाइड्रोफोबिया, ओके, सो विच मीन्स दैट दे विल बी स्कैर्ड ऑफ वाटर। होता है ना कुछ लोगों को, जैसे लोग स्विमिंग पूल में नहीं जाते, हाइड्रोफोबिया होता है उनको। ऐसा नहीं कि नहाते नहीं, पर जहाँ उनको डूबने का डर होता है वो उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, है ना बच्चों? तो ऐसे फोबिया तो बहुत सारे आपको पता ही होगा ना, सुना होगा आपने, ये वर्ड तो जरूर सुना होगा। इसके ऊपर फिल्म, मूवी भी बनी है, देयर इज अ हॉरर फिल्म नेम्ड फोबिया, राइट? और फाइल, फाइल मीन्स फिलिक, फिलिक मीन्स लविंग, राइट? सो हैलोफाइल मतलब क्या रहेगा? सॉल्ट लविंग, तो ये सॉल्टी एरिया में रहना पसंद करेगा, एकदम सिंपल। अच्छा नेक्स्ट देखो, हॉट स्प्रिंग, द वर्ड हीट, हीट मीन्स थर्मो, थर्मामीटर से क्या मेजर करते हो? टेम्परेचर ना, तो थर्मो मीन्स हीट और एनर्जी। तो चेक करो अभी देखो, हॉट स्प्रिंग, तो हॉट स्प्रिंग में क्या फंडा हो गया भाई? हॉट स्प्रिंग से पता चल गया थर्मो, और फाइल से सीधा पता चल गया लिविंग, लविंग, है कि नहीं? और नेक्स्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, मीथेन। आपको पता है मीथेन, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीथेन तो सबको बताया हुआ है। मीथेन क्या होता है? CH4, है ना? मीथेन को आप लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं बताओ जरा, किस नाम से जानते हैं मीथेन को? मार्श गैस। व्हाट इज मार्श एरिया बच्चों? मार्शी एरिया क्या होता है? जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ना दलदल, क्विक सैंड वाला, ठीक है? ऐसी जगह जहां पर रिवर आके खत्म होता है, तो जो सॉइल है उसमें बहुत सारा पानी है, सो देयर इज नॉट अ वाटर बॉडी एज सच, मतलब रिवर या पॉन्ड नहीं है, बट जो सॉइल है वो एकदम ऐसे गीली मिट्टी है, ठीक है? और जहाँ पर बहुत सारे प्लांटेशंस वगैरह ग्रो होते हैं। क्लासिक एरिया बोले तो खाड़ी बोलते हैं ना अपन, खाड़ी सुना है? क्रीक, कैसे उधर टिपिकल स्मेल आती है और मिट्टी कैसे एकदम वो होती है जिसमें आपका पैर फंस जाए, है ना? उसको बोलते हैं मार्शी एरिया। क्या बोलते हैं? मार्श लैंड या मार्शी एरिया। और वहां पर जो टिपिकल स्मेल आ रही होती है ना, वो मीथेन गैस की स्मेल होती है, ठीक है? तो दैट इज मार्श गैस। तो नाम देखो अभी, मीथेनोजेंस आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, तो वो कहाँ मिलेंगे आपको? मार्शी एरियाज में मिलेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ सबको। हर एक वर्ड का मीनिंग समझो, रट्टा मत मारो। मीथेन से आपको आ गया मार्शी एरिया, ओके। अब ऐसा क्यों है कि ये आर्कीबैक्टीरिया ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, बाकी बैक्टीरिया नहीं रह सकते, ये वाले आर्कीबैक्टीरिया क्यों ये रह सकते हैं? बिकॉज ऑफ देयर टिपिकल सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये ऐसे ही एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। इनका सेल वॉल बहुत ही टफ होता है, ठीक है? इनके पास थ्री लेयर वाला सेल वॉल होता है, 3 लेयर वाला। आगे हम लोग जब सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट होता है, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में इनको हेल्प करता है। ऑल्सो methanogens are present in the gut of several ruminant animals and are responsible for production of biogas from the dungs of these animals. Very important line, देखो मैंने अलग कलर से मार्क किया, आप देख सकते हो। जरा इसके बारे में समझाता हूं। मैंने आपको क्या बोला कि मीथेन को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? मीथेन को हम लोग मार्श गैस के नाम से जानते हैं, बरोबर है? अच्छा, बायोगैस जो आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया था, बायोगैस क्या होती है बच्चों? स्कूल में पढ़ाया था ना आपको, जो कंपोस्टिंग करने के बाद या ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाने के बाद बायोगैस अपन बनाते, गांव में बायोगैस प्लांट लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा आपको सिखाया गया था स्कूल में, याद होगा सबको,
वो बायोगैस का 60%, बायोगैस कंटेन्स 60% मीथेन। कितना? बायोगैस में क्या होता है? 60% क्या होता है? मेजॉरिटी, बड़ा चंक क्या होता है उसके अंदर? मीथेन होता है। अब ये मीथेन बायोगैस में कहां से आया? तो ये उल्टा जरा समझो, बायोगैस से पीछे जाते हैं। बायोगैस किससे बनाई? काउडंग, मतलब कैटल के, गाय भैंस बकरी जो कैटल होते हैं उनके डंग यानी कि गोबर। इसलिए बायोगैस को आप लोग गोबर गैस के नाम से भी पढ़ते हो स्कूल में, सबको याद होगा ये, गोबर गैस भी पढ़ाया गया आपको एनवायरमेंटल वाले चैप्टर में, है ना? क्यों? क्योंकि अपने को अगर अपन कचरे से यानी कि काउडंग से ये बना सके गोबर गैस, तो गांव की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम और जो लकड़ी जलाने की प्रॉब्लम है वो सब कम हो जाएगी और कचरा यूज भी हो जाएगा। सो बेस्ट फ्रॉम वेस्ट नाम से आपको पढ़ाया गया था। गोबर गैस और बायोगैस, उसमें क्या है? 60% मीथेन है। अच्छा, किससे बनाया? काउडंग से बनाया। तो काउडंग से कैसे बन सकता है ये? क्योंकि नेचुरली काउ के और बफेलो के पेट में, उनके गट में, गट मतलब उनके इंटेस्टाइनल सिस्टम में, ये जो मिथेनोजेन वाले बैक्टीरिया है ना, ये पहले से प्रेजेंट होते हैं। तो जब काउ या बफेलो का काउडंग आप लेके कंपोस्ट करके डालते हो गोबर गैस बनाने के लिए, तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया, वो उसके साथ गए, बोलो हाँ कि ना, और वो अंदर मीथेन बनाएंगे और आपको बायोगैस फ्री में बना के देंगे। ये बात सबके भेजे में गई? सिंपल बात। तो ये जो यहां पे टर्म लिखा हुआ है रूमिनेंट, रूमिनेंट एनिमल्स, इसका मतलब क्या है? अब यहां पर देखना, रूमिनेशन, ये वर्ड अगेन बेसिक है, बहुत बेसिक है, इंग्लिश का एक टर्म है, ये आपको पहले करवाया होगा, बट ध्यान से समझो। रूमिनेंट या रूमिनेशन, ये वर्ड क्या है? ये जनरली कर्ड चूइंग एनिमल्स में दिखता है। कर्ड चूइंग एनिमल्स मतलब ये जो हर्बीवोर्स नहीं होते, गाय भैंस वगैरह, जो घास चरने वाले जो ऑर्गेनिज्म, चरने वाले एनिमल्स, अपन हिंदी में बोलते हैं चरना। तो ये क्या बोलते हैं कि हाँ, ये च्यू करते हैं अपना खाना पूरा दिन। आपने देखा होगा कभी, है ना, क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना, गाय भैंस बैठी रहे फ्री, ऐसा फ्री बैठी रहेंगे ना, तो वो उनका मुंह ऐसे चलते रहेगा कंटिन्यूस, खाना नहीं भी खाया तो मुंह चलते रहेगा। अब इनका फंडा क्या है? फंडा बहुत प्यारा है इसमें, समझना, सर्वाइवल भी है इसमें। देखो, ये जो कैटल हैं, ये काउस, बफेलोज, है ना, ये सारे जो ये घास खाने वाले जानवर हैं बेसिकली, ये जब वाइल्ड में है, वाइल्ड में थे, अभी तो हमने इनको डोमेस्टिकेट किया ना, इंसान ने इनको फार्म्स पे लाके रख दिया, डोमेस्टिकेट कर दिया हमने, राइट? बट जब ये वाइल्ड में है, गाय भैंस अगर, तो इनको क्या डर रहता था कि शेर, चीता, अदर एनिमल्स है ना, लायन, टाइगर वगैरह आके इनको अटैक करेगा, बरोबर है? तो जब ये ग्रास लैंड में जाते थे, खुली जगह पे, मैदान में घास खाने जाएंगे, तो आर दे वल्नरेबल टू अटैकिंग? यस और नो? इनको डर रहेगा ना कि भाई मैं घास खा रहा हूं और मेरे को पीछे से आके शेर ने अटैक कर दिया, तो इनको नेचर ने एक अडेप्टेशन दिया, बहुत ही प्यारा अडेप्टेशन दिया, कि ये जाके घास फटाफट खा सकते हैं। मतलब द ग्रास और वॉट एवर प्लांट्स, लीव्स एंड एवरीथिंग दैट दे आर ईटिंग, दे कैन जस्ट डायरेक्टली टेक दैट एंड स्वॉलो, ठीक है, एंड लीव दैट प्लेस जल्दी, ताकि सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो। समझ पा रहे हो आप लोग क्या बोल रहा हूं? वो जल्दी खा के जल्दी भाग जाएगा वहां से, और जब आराम से सेफ जगह पे जाके बैठेगा, ठीक है, वहां पर वो क्या करेगा, उसके गट में यानी कि जहां पर स्टमक में, वो इनके पास एक स्पेशल पाउच होता है, स्टमक में से वापस नहीं आता खाना, स्पेशल एक पाउच होता है, उसमें से वापस खाना वो रीगर्जिटेट करते हैं। रीगर्जिटेट, अब ये फॉर सम पीपल इट में साउंड वेरी बैड कि क्या हो रहा है, जैसे अपने को उल्टी आती है तो खाना ऊपर आता है ना, तो इनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है, पूरा खाना वापस रीगर्जिटेट करते हैं, फिर उसको अच्छे से बैठ के आराम से इत्मीनान से उसको च्यू करते हैं और फिर उसको स्वॉलो करते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग?
तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये एक एवोल्यूशनरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए बनाया गया था। बहुत बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। बट इसका फायदा ये मिला कि इन रूमिनेंट एनिमल्स में ये ऑब्जर्व किया गया, ये बाद में पता चला कि भाई इन रूमिनेंट एनिमल्स में, बिकॉज ये खाना ऐसे ही सॉलो कर लेते थे, तो इनमें डाइजेशन करने के लिए मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट है इनके गट में, इनके इंटेस्टाइन में। और वो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से इनके डंग में, इनके वेस्ट मटेरियल में भी वो है मिथेनोजेंस, तो उसमें से बायोगैस बहुत ही आसानी से प्रोड्यूस हो सकती है। सही बात है। तो रूमिनेंट एनिमल्स को आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, जिसको हम लोग कर्ड चूइंग एनिमल्स बोलते हैं ना, घास खाने वाले हर्बीवोर्स, बेसिकली दे च्यू देयर फूड अगेन, they regurgitate their food and they chew it again. Those are the ruminants or the ruminating animals. क्या ये बात क्लियर हुई? मैं आपको पूरा मतलब कहाँ से ये आया रूमिनेशन वाला फंडा वहां तक लेके गया, बट बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि रूमिनेंट होते क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये हुए आर्की बैक्टीरिया। अब आते हैं हम लोग यू बैक्टीरिया पे। द वर्ड यू बैक्टीरिया मीन्स व्हाट? यू मीन्स ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। आर्की का मतलब होता था ओल्ड, यू का मतलब होता है ट्रू। तो यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है? रिजिड सेल वॉल होता है और फ्लैजिलम होता है इन मोस्ट केस। अभी फ्लैजिलम क्या होता है उस पर मैं आऊंगा, टेंशन मत लो, पहले ये समझो। एक वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ यू बैक्टीरिया इज साइनोबैक्टीरिया। व्हाट इज द अदर नेम फॉर साइनोबैक्टीरिया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनो वर्ड से ही आ गया, साइनो से, साइनो का मतलब ब्लू होता है। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। क्यों इनको एल्गे नाम दिया गया ये भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। एल्गे इनको बोलना एक्चुअली क्यों शुरू किया था? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड दे आर फोटोसिंथेटिक। तो आप देखो, जब पहले पुराने साइंटिस्ट हुआ करते थे तो उन्होंने बोला अच्छा ये ऑर्गेनिज्म है, छोटा है लेकिन ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसको डाल दो प्लांट किंगडम में, एल्गे में। बाद में पता चला अच्छा ये नाम एल्गे है लेकिन फीचर तो सारे बैक्टीरिया वाले हैं। फीचर इसके पास सारे के सारे क्या हैं? बैक्टीरिया वाले हैं। सिर्फ एक ही फीचर इनके पास प्लांट जैसा है, जैसे कि ये फोटोसिंथेटिक, बाकी तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो वापस उठा के उसको कहाँ डाला? मोंडाना में डाल दिया और उसको नाम क्या दे दिया? साइनोबैक्टीरिया नाम दे दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगेन बचपन से आपने ये पढ़ा हुआ है कि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, पर क्लोरोफिल की बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज भी होती है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन, जैसे अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में। तो क्लोरोफिल की देयर आर मेनी डिफरेंट वेराइटीज, आउट ऑफ विच द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लोरोफिल ए। कौन सा वाला? क्लोरोफिल ए वेराइटी। ठीक है बच्चों, क्लोरोफिल ए। सो दैट इज वाई they were placed in algae नाम का ग्रुप, because they have chlorophyll A and they are similar to photosynthetic autotrophs. क्लियर हो गई बात? ओके। Their colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. What do you mean by the word sheath? sheath का मतलब मेम्ब्रेन बोले, आउटर कवरिंग बोल दूं सिंपल भाषा में? आउटर कवरिंग है ना, आप इसको बोल सकते हो यस, थिन शीट, मेम्ब्रेन, देयर आर मेनी वर्ड्स। शीथ का सबसे सिंपल तरीका हो गया आउटर कवरिंग। और जेलेटिनस, जेल लाइक, इसीलिए आप हमेशा देखते हो, आपके साथ ये होता होगा ना, मानसून में बाहर जाते हो, ग्रीन कलर की काई बनी हुई है, फिसल जाते हो, हुआ होगा, सबके साथ हुआ है, आई एम वेरी श्योर, है ना। बिल्डिंग के बाहर पानी जमा है, आजकल तो बहुत ही हो रहा है सबके साथ। तो इसका मतलब कि ये जो जेलेटिनस शीट है ना, उसकी वजह से ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा स्लिपरी मटेरियल हो जाता है ना। जनरली आपको कहाँ मिलते हैं बच्चों? जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है ना। पर ऐसा ज़रूरी है क्या? लैंड पे भी देखने मिलते हैं ना, टेरिस्ट्रियल भी होते हैं ना ये। आपने एल्गे ज़्यादातर कहाँ देखे होंगे? या तो पत्थरों के ऊपर, कभी यार अब देखोगे थोड़ी बहुत, कभी मतलब मॉइस्चर जहाँ पे है ना,
पेवमेंट्स वगैरह पे। और खास करके आपने देखा होगा, कोई छोटा लेक या पॉन्ड देखोगे ना, तो उसके बॉर्डर्स पे, उसके जो बैंक्स होते हैं ना, वहां पे ढेर सारे एल्गे होते हैं हमेशा, है ना। या स्विमिंग पूल्स में, कई बार स्विमिंग पूल में बहुत दिन तक कोई गया नहीं है तो उसमें वो जमा होने लगते हैं, देखा होगा ना आप लोगों ने। तो वो कॉलोनीज बनाते हैं, अपनी बड़े बड़ी कॉलोनीज बना देते हैं। दे ऑल्सो कॉज ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। इसके ऊपर नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ रिसेंटली। दे कॉज ब्लूम्स, क्या होता है, ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, दीज आर कॉल्ड एल्गल ब्लूम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चों, एल्गल ब्लूम्स, ठीक है। तो ऐसे ना कई बार क्या होता है, एल्गा आपको दिखेगा कि एल्गा जो है वो पूरा पूरा एल्गा ग्रो होने लग जाता है, ठीक है, पूरी पूरी सरफेस, वाटर बॉडी की सरफेस को पूरा एक ये कर देता है ये। तो इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं एल्गल ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर इसको मैंने नाम देखो यहां पे बाजू में लिख के रखा है, दे यूजुअली फॉर्म, बट ये हर जगह होगा नहीं, ये होगा पोल्यूटेड वाटर बॉडी। कहां होगा, पोल्यूटेड वाटर, बिकॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन। यस, देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन, प्रोसेस कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, जो हम लोग एंड के चैप्टर्स में, एनवायरमेंटल साइंस वगैरह वाले चैप्टर्स में पढ़ते हैं, बट यहां पर फंडा वही है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन आप लोगों को स्कूल में भी आई थिंक उन्होंने एनवायरमेंटल वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट आता है, एल्गल ब्लूम। ऑल्सो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि जरूरी नहीं है कि सारे एल्गे एक ही कलर के हों। जो प्लांट किंगडम वाले एल्गे हैं ना, वो ब्राउन और रेड और अलग अलग कलर के भी होते हैं, ठीक है। यहां साइनोबैक्टीरिया वाले ब्लू ग्रीन। आई होप ये क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, ओके। They can also fix atmospheric nitrogen inside specialized cells called heterocysts. Example, nostoc and anabena. ये थोड़ा सा फंडा समझाता हूं, पहली बात समझो थोड़ा सा फंडे को, नाइट्रोजन फिक्सेशन के। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अच्छा आप इसमें ये समझो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है बच्चों, इज N2, बोलो हाँ कि ना, गैस फॉर्म में, है ना। क्या वो गैस सीधे सीधे सॉइल में डिसॉल्व हो सकती है क्या, ऐसा गैस लिया एटमॉस्फेयर से और सॉइल में डिसॉल्व कर दिया, ऐसा चलता है क्या, हो सकता है ऐसा, क्या लगता है आपको, नॉट एट ऑल पॉसिबल ऑब्वियसली। प्लांट नीड्स नाइट्रोजन सॉल्ट्स, प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन के सॉल्ट्स चाहिए। तो ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का पहला नाइट्राइट बनाने का, फिर नाइट्रेट बनाने का, समझे। और ये नाइट्रेट जो है ना, ये जाके प्लांट को देने का, ये जो नाइट्रेट है ये जाके प्लांट को देने का, समझा। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन को गैस से नाइट्रोजन के सॉल्ट में कन्वर्ट करके प्लांट को देने का। कैसा प्लांट को देने का, तो नाइट्रोजन का सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, और सॉइल में रहेगा, और तो प्लांट उसको अब्जॉर्ब करेगा, तो प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा। समझ में आई बात। जैसे स्कूल में आपको ये सिखाया गया है कि फर्टिलाइजर्स कंटेन NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सबने सीखा है, नहीं सीखा तो अभी सीख लो। फर्टिलाइजर जो डालते हैं ना अपन, खाद, प्लांट को उगाने के लिए क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन मेन हो गया। कौन दे रहा है नाइट्रोजन, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के सॉल्ट में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं।
क्या ये बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? और ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है बच्चों, ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है ये कौन कर रहा है? ये बैक्टीरिया कर रहे हैं। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे इनको? बोलो। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते कैसे हैं? कैसे करते हैं? इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड एरियाज या स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं कॉल्ड हेटेरोसिस्ट्स। क्या नाम होता है सेल्स का? कॉल्ड हेटेरोसिस्ट्स। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो हाँ कि ना। ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग के ऊपर एक सिर्फ एक लाइन में उन्होंने दे दिया, पर मैंने आपको फिर बेसिक आइडिया दिया कि क्या होता है ना। फिक्स, नाइट्रोजन फिक्स करना का मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट के सॉल्ट में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करना। क्यों? क्योंकि भाई प्लांट को उगने के लिए, अच्छे से ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। पहली बात। कैसे होते हैं ये? इनके पास स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसका नाम होता है हेटेरोसिस्ट। ऐसे बैक्टीरिया के दो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। दो एग्जाम्पल हैं नॉस्टॉक एंड एनाबेना। क्या नाम है? नॉस्टॉक एंड एनाबेना। तो आपको कोई बोलेगा कि भाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के दो एग्जाम्पल दो, तो आप बोलोगे नॉस्टॉक एंड एनाबेना। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? नेक्स्ट होते हैं हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, they oxidize various substances such as nitrates, nitrites, ammonia and use the energy for their ATP production. ATP मतलब basically a form of energy. What does ATP stand for? It's the energy currency of the cell, na? It is adenosine triphosphate. क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड, है ना। इट इज कॉल्ड दी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है। जब आपको एनर्जी चाहिए तो आपका सेल जो है वो एटीपी जनरेट करता है, उससे एनर्जी मिलती है। सो बिकॉज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो केमिकल्स को यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इनकी रिसाइकलिंग में ये बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? तो क्या देखा हमने पहले? आर्की बैक्टीरिया, उसमें 3 टाइप कौन से देखे? रिवाइज करते रहने का, नहीं तो भूल जाते हो। आर्की बैक्टीरिया में 3 टाइप कौन से देखे? हैलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल एंड मिथाइनोजेन। चौथा चीज वहां पे क्या देखा? मिथाइनोजेंस कहाँ होते हैं? रूमिनेटिंग एनिमल्स के गट के अंदर जो बायोगैस बनाते हैं। दैट वाज द 4th थिंग। फिर हम लोग आए यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया में हम लोगों ने क्या देखा? पहले साइनोबैक्टीरिया, उसमें क्या था? क्लोरोफिल ए, वो क्या करता था? फोटोसिंथेसिस। दूसरा हमने देखा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कैसे करते हैं? हेटेरोसिस से। इसके एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक, एनाबेना। नेक्स्ट हमने देखा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्या क्या यूज करते हैं? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया वगैरह, राइट। इवन फॉस्फोरस, आयन, सल्फर, बहुत कुछ कर सकते हैं वो यूज। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है इसमें मोनेरा में, दैट इज हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, यानी कि द वंस दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। नेचर में सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोज करना मतलब किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने को मतलब डीकम्पोज। कोई चीज को सड़ाना, बेसिकली ब्रेक डाउन करना, दैट इज डीकम्पोज। ठीक है। हेल्पफुल इन मेकिंग, देखो यहाँ पे लिखा है ना, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब यूजफुल बैक्टीरिया हो गए। मिल्क से कर्ड बनाना, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है बच्चों? दे आर बेसिकली ड्रग्स, और ड्रग्स नॉट द वंस दैट वो नार्कोटिक ड्रग्स, जो पुलिस वाले पकड़ते वो वाले ड्रग्स नहीं। यहाँ पे ड्रग्स मीन्स मेडिसिन्स,
to cure or treat, medicines to treat infections, है ना. जो ड्रग्स या मेडिसिन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में हेल्प करें उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. ये एंटीबायोटिक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये माइक्रोब्स के सोर्स से आए, बायोलॉजिकल सोर्स से आए. ठीक है, और बायोलॉजिकल सोर्स के अगेंस्ट ही काम करते हैं. एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब को मारता है, दैट इज द आइडिया. सम आर पैथोजेन्स. व्हाट इज पैथोजेन? वेरी गुड. पैथोजेन इज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. है ना, डिजीज को, पैथोजेन का मतलब डिजीज कॉजिंग. ठीक है, बहुत अच्छे. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, कैंकर वगैरह. ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस नाम का एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है आपके क्लास 12 में, जिसमें हम लोग इन सारे डिसीजेस और इनके कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे. ओके. इनका रिप्रोडक्शन मेनली कैसा होता है? फिशन. ये तो बचपन से पढ़ रहे हो आप. अमीबा में बाइनरी फिशन भी होता है और मल्टीपल फिशन भी होता है. वन सेल जस्ट कीप्स ग्रोइंग अपार्ट एंड बिकम्स टू सेल्स. पता है ना आपको, सबको मालूम है, बहुत सिंपल है. फिशन. ठीक है, स्प्लिटिंग, बेसिकली स्प्लिटिंग. समटाइम्स दे प्रोड्यूस स्पोर्स ऑल्सो, राइट? They produce spores, and they also reproduce by a sort of sexual reproduction by DNA transfer from one bacterium to another. ठीक है, इसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स, माइक्रो ऑर्गन्स एकदम डेवलप हुए हैं काफी सारे बैक्टीरिया में. ठीक है, कॉन्जुगेशन बोलते हैं हम लोग उस प्रोसेस को. इसके बारे में भी आगे डिस्कशन है हमारे पास. ठीक है, कॉन्जुगेशन नाम की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसका ये मतलब है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. तीनों हो सकते हैं बैक्टीरिया. जनरली हमेशा फिजन या स्पोर फॉर्मेशन, यही दो माने जाते हैं, क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिज्म, ये ज्यादा डेवलप्ड नहीं है ना, इसीलिए. नेक्स्ट जो 3 लाइन है, लिटरली बच्चों 3 लाइन में से 3 अलग अलग बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है. इतना इंपॉर्टेंट 3 लाइन है. ठीक है ना. नेक्स्ट जो 3 लाइन आपको दिख रही है, इसमें से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, ध्यान से देखना जरा. माइकोप्लाज्मा, तो पहले हमारे थे आर्की बैक्टीरिया, फिर आए यू बैक्टीरिया, और तीसरा कैटेगरी है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल. सबसे छोटे लिविंग सेल होते हैं पूरी दुनिया के. दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट. माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं अगर आपको कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? दे आर द स्मॉलेस्ट नोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. पहली बात. What kind of they have respiration pattern? Aerobic or anaerobic? Anaerobic. Why anaerobic? Because they can live without oxygen. जो जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो एरोबिक, ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो एनएरोबिक. बहुत इंपॉर्टेंट. दे कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. उनके पास सेल वॉल नहीं होती, राइट? They are the smallest organisms. They completely lack cell wall. They have no requirement of oxygen. They are pathogenic. वो तो ठीक है. And most important, ये क्वेश्चन पहले आपको बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में भी मिल जाएगा. आपकी यूएसएस एररलेस, जो भी आप बुक उठा के, मतलब यूएसएस की एररलेस आती है वो, या आपकी अरियन पब्लिकेशन की बुक है, या आपकी फिंगर टिप्स है, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा. द jokers of the plant kingdom. Now, in most of the books it is written as JOKERS, and in many of the books you will find it written as jokers, JOCKERS. ठीक है? Jokers of the biological world, of the living world are mycoplasma. तो ये बहुत ही टिपिकल चीज हो गई इनके बारे में.
ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर लिख के रखनी है, मेंशन करके रखनी है, इसके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है और आने के बहुत ही हाई चांसेस है। ये वाला जॉकर्स वाला आया नहीं है, पर आने के बहुत ही हाई चांसेस है, बिकॉज बहुत ही यूनिक क्वेश्चन बनता है। जॉकर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड जो है, एज आई मेंशन, इट शुड बी जोकर्स। वाई जोकर्स? ये फनी होते, बहुत ही फनी होते। नहीं, बिकॉज इनके पास सेल वॉल नहीं होती ना, तो इनका शेप वेल डिफाइंड नहीं होता। आप जब पत्ते खेलते हो 52 कार्ड्स, उसमें जोकर क्या होता है? कुछ भी बन सकता है ना वो। जोकर कैन बिकम एनीथिंग, दैट्स द आइडिया। इसका कोई फिक्स शेप नहीं, कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, राइट? तो इसलिए इसको जोकर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं बच्चों। तो माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल, कंप्लीटली लैकिंग सेल वॉल, विदाउट ऑक्सीजन एंड जोकर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस एज इट इज। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्या ये पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को, सबको? ठीक है, बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। मेक श्योर दैट यू हैव रिटन एवरीथिंग हियर। सो दैट इज डन ऑफ किंगडम मोनेरा। क्या क्या सीखा हमने मोनेरा में? सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, बैक्टीरिया उसके मेंबर्स होते हैं, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा उसके सब क्लासिफिकेशन होते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ बच्चों, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो यहाँ पे आज अपन कंप्लीट करें।